प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण आपके ज्योतिष के विषय में कल कुछ वार्ता की थी आपसे, जो कि एकदम बेसिक चीज़ें थी। उस बेसिक चीज़ को आप मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ और फिर आगे की बात मैं बताता हूँ। कल हमने बात की थी कि हमारे 12 राशियाँ हैं और ये राशियाँ सब लिखी हुई है, 1 से लेकर 12 तक राशियाँ हैं और हमारे ग्रहों की संख्या 9 है, जिसमें राहु और केतु को किसी भी राशि का अधिपति नहीं बनाया गया है। हमने एग्जाम्पल देकर ही बताया था कि कौन से राशि का कौन सा ग्रह अधिपति होता है। जैसे हमने बताया था कि सूर्य किंग है, उसको एक 5 नंबर मिला हुआ है, सिंह राशि मिला हुआ है, और चंद्रमा को 4 नंबर मतलब कर्क राशि मिला हुआ है। उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल दिया था कि इसको एक नीचे अप कर दीजिए, इसको डाउन कर देते, 6 हो गया, 3 हो गया, फिर 6 छठी राशि और तीसरी राशि का मालिक बुध होता है। उसी तरह से फिर इसको अप कर दिया तो 7 हो गई, यहाँ डाउन कर दिया तो 2 हो गया, तो 7 और 7वीं राशि और दूसरी राशि का नंबर का मालिक जो होता है वो शुक्र होता है। यहाँ नंबरिंग दिया हुआ है सबका, 12 राशियों का नंबरिंग दिया हुआ है। उसी तरह से बृहस्पति 9 और 12 का, शनि 10 और 11 का मालिक होता है। अब देखिए कि सूर्य को 1 राशि, चंद्रमा को 1 राशि और 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रहों को 2 राशियां मिली हुई है, इसलिए 5 दूनी की 10 और 11 12। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों का कौन अधिपति है, लॉर्ड है। राशियों का लॉर्ड जो है सो अधिपति एक ग्रह होता है, और यहाँ पर पूर्ण रूप से समझाया हुआ कि ये ऐसी इस तरह से होता है। अब हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक खाका खींचा, जन्म पत्री का एक खाका है जिसमें 12 राशियां हैं, तो इसमें 12 घर होता है, और घरों की गणना जो होती है इस तरह से होती है: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। हर राशि को से अब एंटी क्लॉकवाइज हमारा नंबरिंग घूमता है। 3, फिर हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर 12 राशि है और 12 घर है, और इसमें सबका नंबरिंग दिया हुआ है। यहाँ से इसका मतलब है कि फर्स्ट हाउस में जो राशियाँ उदित होती है उसको हम बोलते हैं लग्न। इसको हम बोलेंगे लग्न। तो हम पूछेंगे, क्या हम कहेंगे कि ये जो जन्म पत्री है 3 नंबर, मतलब 3 नंबर का मतलब है मिथुन लग्न की जन्म पत्री है। अब हम पता करते हैं इसमें देख के कि ये 12 घर में कौन कौन से अधिपति हैं। देखिए फिर संस्कृत के श्लोक, अब देखिए यहाँ पर 12 घर बनाए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो घर है, घर को हम भाव भी बोलते हैं, जैसे ज्योतिष में इसको भाव बोला जाता है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इस तरह से भावों की संख्या 12 तक होती है। तो अब देखिए हमको लिखा हुआ है 3, तो 3 का मालिक कौन है? 3 का मालिक है बुध है। इस 3 और 6 देखिए, 3 और 6 यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 और 6, तो जहाँ 3 लिखा हुआ है इसका मालिक हो गया बुध। इसका मतलब हुआ कि इस हाउस का लॉर्ड कौन है? बुध है, और जहां 6 लिखा हुआ है यहां का भी लॉर्ड बुध हो गया। अब यहां पर 4 लिखा हुआ है, इस हाउस का लॉर्ड कौन है? तो 4 का लॉर्ड कौन है? तो 4 का एक कर्क राशि है, और कर्क राशि का लॉर्ड यहां पर चंद्रमा हो गया। अब देखिए यहां पर 5 नंबर है, 5 नंबर को बोलते हैं हम लोग सिंह राशि, और सिंह राशि का लॉर्ड कौन है? तो सूर्य है। हमने 6 का पहले लिख दिया है,
अब सातवीं राशि है, सातवीं राशि का लॉर्ड कौन है? तब देखिएगा कि सातवीं और दूसरी राशि का लॉर्ड शुक्र है, तो सातवीं राशि का यहाँ का लॉर्ड शुक्र हो गया। और जहां 2 नंबर दिया हुआ है यहां भी शुक्र हो गया। अब यहां 8 नंबर है, तो देखेंगे सुबह से ऊपर में 1 का और 8 का मालिक मंगल होता है, तो मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है। मतलब कि जहां 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, उस हाउस का लॉर्ड मंगल है। अब देखिए 8 का मालिक यहां पर मंगल हो गया और 1 का मालिक मंगल हो गया। अब देखिए यहां 9 लिखा हुआ है, तो यहां देखिए 9 और 12 बृहस्पति, तो 9 का हो गया, बृहस्पति कहिए गुरु कहिए, बृहस्पति 9 और 12 बृहस्पति। अब जो हमको है ये 10 नंबर की घर है और 11 नंबर का घर है, तो 2 से 11 को बोलते मकरे घटे, चाहे मकर और घट, घट मतलब कुंभ, तो मकर और घट 10 नंबर 11 नंबर का मालिक शनि हुआ, इसलिए इसको हम शनि, यहाँ का मालिक शनि हुआ, यहाँ का मालिक शनि हुआ। इस तरह से हमारे 12 घर हुए और 12वें घर का लॉर्ड कौन है? अब हमको पूछ देखिए, अब इसको हम घर की घरों की गणना कैसे करते हैं, भाव की गणना कैसे? देखिए यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये छठा घर नहीं है, घर की गणना हुआ 1 2 3 और 4, चौथा घर है। तब इसका मतलब है कि 4th हाउस में बुध बैठा हुआ है, और कौन सी राशि उसी से उदित हो रही है? तो कन्या राशि उदित है। हाउस नंबर 4th जिसमें बुध बैठा हुआ है, और बुध किस राशि पर है? तो कन्या राशि पर है। इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं। ये हो सकता है कि देखिए यहाँ 3 के बदले 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो नंबरिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिया जाता है। अब देखिए, अब जैसे ये जन्मपत्री मान लीजिए हम बता दिया आपको, अब हमको कोई बात है कि भाई लग्न क्या है, तो हम कोई पूछेगा कि ये जन्मपत्री है तो इसका लग्न क्या है, तो इसके लग्न 3 नंबर में है, 3 नंबर में मिथुन लग्न की जन्मपत्री है। ये मिथुन लग्न की जन्मपत्री है, और राशि क्या है? कर्क है। 4 नंबर पर देखिए कर्क लिखा हुआ है, इसलिए ये कर्क राशि हुई। अब राहु केतु को कोई भी लॉर्डशिप नहीं दी गई है, बाकी 9 ग्रह में जब हम जन्मपत्री बनाएंगे तो सबका कहीं ना कहीं किसी हाउस में सूर्य होगा, किसी हाउस में चंद्र होगा, किसी में मंगल होगा, किसी में गुरु होगा, किसी में शुक्र होगा, या किसी घर में एक घर में 2 ग्रह भी होते हैं, 3 ग्रह भी होते हैं, और इसी 12 भावों में राहु और केतु भी कहीं होता है। तो देखिए राहु और केतु जो है छाया ग्रह होने के कारण दोनों में जो स्थान होता है 7वें होता है। मान लिया जाए कि राहु यहां पर है, तो यहां पर केतु हो जाएगी। हमेशा 180 डिग्री पर राहु केतु का स्थान होता है। मान लिया कि राहु यहां 10 डिग्री का है, तो केतु भी यहां 10 डिग्री का ही होगा। इसका मतलब राहु से 7वें हमेशा केतु बैठेगा, और डिग्रियां जो है इस तरह से होती है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं कि ग्रहों का मूवमेंट कैसे होता है, जैसे और सब ग्रह हैं। तो मान लिया हम एग्जाम्पल लेते हैं कि चंद्रमा जो है 4 नंबर पर है, जब जिसका जन्म हुआ, तो उस समय एट द टाइम ऑफ बर्थ चंद्रमा जो है सो यहाँ कर्क राशि पर थी। तो इसका मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। 4 से चंद्रमा 5 पर जाएगा, 5 से 6 पर जाएगा, 6 से 7 पर जाएगा, 7 से 8 पर जाएगा। इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और इसकी दूरी कितनी होती है? एक घर की जो डिस्टेंस होती है वो 30 डिग्री होती है। प्रत्येक घरों की जो
डिस्टेंस है वो 30-30 डिग्री होती है। तो अब देख लीजिए 12 घर है, 12 गुने 30 360 डिग्री एक भौचक्र बन गया। तो सब जितने भी मूवमेंट करते हैं सब ग्रहों की मूवमेंट जो है सो फिक्स तो नहीं है, बाकी लगभग है। कभी ग्रह बकरी होते हैं, मार्गी होते हैं, अतिचारी होते हैं, इसलिए उनके समय में कुछ फर्क पड़ जाता है। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पर रहती है तो इस तरह से मूव करेगा, हमेशा ऐसे मूव करेगा ये। और राहु केतु हमेशा विपरीत में गमन करेंगे। जैसे चंद्रमा यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, जैसे सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा। जैसे सूर्य क्या है, एक राशि पर लगभग 1 महीना रहता है, लगभग 1 डिग्री रोज चलता है, तो 30 दिन यहाँ रहेगा, 30 दिन के बाद यहाँ पर चला आएगा। परंतु राहु का उल्टा होता है, ये राहु का 30 डिग्री, इसको भी 30 डिग्री कवर करना है। तो सूर्य जब इस राशि में आएगा तो यहाँ से चलेगा ये, तो यहाँ जब यहाँ से डिग्री शुरू हो जाएगी और लास्ट में यहाँ 30 हो जाएगी। परंतु राहु क्या है, जब मूवमेंट करता है तो विपरीत मूवमेंट करता है। सूर्य चलता है 1 से 30, शुक्र चलेगा 1 से 30, मंगल चलेगा 1 से 30, ऐसे इस तरह से, बृहस्पति इस तरह से, शनि इस तरह से। लेकिन राहु चलेगा उल्टा, ये राहु का भ्रमण इस तरह से होगा। तो एक आकर के जैसे ही घर किसी भाव में जाएगा तो 30 डिग्री पर चला जाता है, और फिर ये 30 से होगा 29, 28, 27, लगभग 1.5 साल का, एक राशि पर 1.5 साल लगभग रहता है। तो इस तरह से ये 30 से 29 पर जाएगा, 28 पर जाएगा, 27 पर जाएगा। बाकी सूर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बड़े ग्रहों का भ्रमण होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि 12 भाव है। 12 भाव से क्या क्या देखा जाता है, हम लोग मनुष्यों ने लिखा है, बहुत विस्तार में लिखा है। एक भाव से हम अनेक चीज देखते हैं, बाकी मैं आज आपको मोटा मोटी बात बता रहा हूं कि एक घर से क्या क्या चीज देखा जाता है। देखिए जैसे फर्स्ट हाउस है, ये लग्न है, तो लग्न से हम शरीर देखते हैं, मस्तिष्क देखते हैं, उसके अलावा कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ देखते हैं, शरीर कितना कैपेबल होगा, कितना स्ट्रेंथ होगा, कितना मजबूत होगा। और शरीर का दुख और सुख भी हम प्रथम भाव से ही देखेंगे। ये यहाँ की बात है, प्रथम भाव से। अब हम चले आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरा भाव क्या है, तो दूसरा भाव में मेन चीज क्या है, यहां से इनकम होती है, यहां एक्सपेंडिचर होती है, यहां बैंक बैलेंस होता है। मतलब कि आपका जो बचा हुआ धन जो है, यहां आपने इनकम किया, इनकम से बाद एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर के बाद जो बैंक बैलेंस या धन आपके पास बचता है, ये सेकेंड हाउस से देखी जाती है। तो बैंक बैलेंस या बचा हुआ धन सेकेंड हाउस से हम देखेंगे। सेकेंड हाउस से वाणी का भी विचार किया जाता है, और ये सेकेंड हाउस से आंख का भी विचार किया जाता है। 12वें से बायां आंख और यहां से दाहिना आंख का विचार हम कर सकते हैं। बाद में बताएंगे चंद्रमा और सूर्य से विचार भी नेत्र का विचार किया जाता है। तो यहां से जो है सर बैलेंस, एक परिवार का भी घर है, परिवार का सुख कितना मिलेगा आपको, ये सेकेंड हाउस ये भी बताता है। तो मोटा मोटी यहां से शरीर का, यहां से धन का, परिवार का, वाणी का, यहां से शरीर का सुख दुख का भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरे घर से क्या देखते हैं। तीसरे घर से पराक्रम देखा जाता है। किसी भी जातक का कितना पराक्रमी होगा वो तीसरे घर से देखा जाता है। छोटे भाई बहन का सुख भी तीसरे ही घर से देखा जाता है। पराक्रम देखा जाता है, छोटे भाई का सुख भी देखा जाता है, और संगीत भी देखा जाता है। गायन विद्या थर्ड हाउस से देखा जाता है। नौकर, जो हम लोग नौकर चाकर रखते हैं, आपकी हैसियत कितनी होगी, आप कैसे नौकर चाकर होंगे, क्या वो आपके प्रति वफादार होंगे, नहीं होंगे,
उसका भी विचार हम यहीं से करते हैं मोटा मोटी। अब देखिए चौथा हाउस है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को हम लोग बोलते हैं मां, या ये माता का घर है। तो यहां से हम मां का विचार करते हैं, मां का तो विचार करते हैं। उसके अलावे भवन, वाहन, सुख सुविधा भी यहीं से देखा जाता है। मां का सुख कितना होगा, मां का स्वास्थ्य कैसा होगा, फोर्थ हाउस से हम देखेंगे। फोर्थ हाउस से हम भूमि, भवन और वाहन का भी सुख देखेंगे। यहां से हम इन सब चार चीज देखेंगे। और जीवन में आदमी को कितना सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सुख भाव भी है, सुख यहां से सुख भी देखा जाता है। तो फोर्थ हाउस नॉर्मली ये देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? फिफ्थ हाउस मेन दो चीज के लिए देखा जाता है, एजुकेशन और संतान। एजुकेशन के लिए देखा जाता है, संतान के लिए देखा जाता है। और एजुकेशन में अभी नॉर्मली एजुकेशन तो देखेंगे, बाकी हायर एजुकेशन की क्या कैसी पोजीशन रहेगी जब तक कि यहां से हायर एजुकेशन भी देखा जाता है। तो यहां से हायर एजुकेशन देखेंगे, संतान देखेंगे। और पांचवें हाउस जब संतान देखेंगे तो मिस कैरेज, लेडीज है तो उसका मिस कैरेज भी यहीं से देखा जाता है। संतान को खराब होना यहां से देखा जाता है। प्लस नौकरी छूटना फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। तो नॉर्मली ये फिफ्थ हाउस यहां तक कवर हो गई। अब हम छठे घर के देखते हैं। छठे घर से क्या देखते हैं? यह है सिक्स्थ हाउस। दो तीन घर जो हैं इसको हम लोग बोलते हैं खड्डा, नीचे का घर, एक घर, एक घर और एक घर। 6, 8 और 12 ये खड्डा घर है। यहां से हम क्या देखते हैं? रोग, ऋण, शत्रु, मामा और जमींदारी भी देखा जाता है। रोग, ऋण, शत्रु, माता, रोग, ऋण, शत्रु, जमींदारी और मामा, नॉर्मली इस घर से हम ये देखते हैं। अब देखिए सातवां घर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सातवां घर सबसे इंपॉर्टेंट है। लग्न के जस्ट 100, लग्न से जस्ट 180 डिग्री पर है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि ये जो है जिसकी जन्मपत्री है वो यहां है और उसके अपोजिट यहां है, अपोजिट सेक्स यहां है। जैसे जेंट्स की जन्मपत्री है तो 7th हाउस के ये पत्नी का हाउस हो गया। विवाह सुख, काम वासना, डेली इनकम, आपकी मित्रता कैसी रहेगी, डेली इनकम कितना रहेगा, हम यहां से देखते हैं। पत्नी, पत्नी का सुख, काम वासना, डेली डे टू डे लाइफ में कोई बिजनेस करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, डे टू डे इनकम क्या होगा ये यहीं से देखते हैं। और देखिए सेकेंड हाउस के बारे में बताया था। सेकेंड हाउस और 7th हाउस मार्केस होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस से आयु भी देखा जाता है। तो आयु का 12वां घर जो है, आयु थर्ड हाउस से जस्ट ऐसे घूम जाइए तो इसके पीछे जैसे 12वां घर है, 12th हाउस ये आ जाएगा। तो ये यहाँ से आयु भी देखते हैं और ये मार्केस होता है इसका। तो 7th हाउस भी मार्केस होता है। वो बाद में हम चर्चा करेंगे कब मार्केस होता है, कब मार्केस नहीं होता है। बाकी नॉर्मली हमारे मनुष्यों ने जो बताया है, सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस मारक ग्रह, इसके लॉर्ड जो है सो मारक क्षमता रखते हैं। तो यहां से 7वां घर में बता दिया। अब देखिए 8वां घर। 8वां घर जो है ये आयु का है, इसीलिए आयु का व्यय यहां से 12 में हुआ। ये आयु का भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं,
अष्टम भाव क्या बताता है? अष्टम भाव मृत्यु यही लहाही, किस प्रकार की मृत्यु होगी? ज़्यादा उसको भोग इस बेड पर भोगना पड़ेगा या तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, कहाँ होगी, घर से बाहर होगी, घर के पास होगी, इसका विवरण यहाँ से लिया जाता है। अष्टम भाव मृत्यु यही लह, किस प्रकार से मृत्यु आपकी होगी, ये आठवां भाव बताता है। इसलिए ये आयु का भी स्थान है। और ये जो है ना, यहाँ से बायां पैर भी देखा जाता है और दाहिना पैर पांचवें से भी देखा जाता है। यहाँ से दाहिना पैर, यहाँ से बायां पैर। अब आठवें के बाद हम नौवें घर की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, 9th हाउस। इसके लॉर्ड को भाग्येश भी बोला जाता है। जो इसका लॉर्ड होता है, ये भाग्य का स्थान है। तो भाग्य यहीं से देखा जाता है कि आदमी कितना भाग्यशाली होगा, कितना कर्म करेगा, उस कर्म का कितना रिजल्ट मिलेगा, ये भाव देता है। ये भाग्येश है। और देखिए यहाँ जो है सो शिक्षा का स्थान है, पांचवा। देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें हाउस में बताया था कि ये शिक्षा का स्थान है। तो ज्योतिष में एक चीज और है, भावेत भाव है। तो पांचवें से पांचवें, 1 2 3 4 और 5, पांचवें से लग्न से पांचवा ए, यहाँ से पांचवा ए। तो भावेत भाव के सिद्धांत के अनुसार यहाँ जो शिक्षा देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम धार्मिक शिक्षा देखेंगे। आदमी कितना धार्मिक होगा, कितना धार्मिक शिक्षा ग्रहण करेगा। तीर्थ यात्राएं हम यहीं से देखते हैं, कितना धार्मिक तीर्थ यात्राएं करेगा वो, हम ये भी देखते हैं यहाँ से, ये यहाँ से। तो ये हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि इसको हम भाग्येश भी बोलते हैं। 9th हाउस, जितने भी घर हैं सभी घर का अपना अपना महत्व है, परंतु 9th हाउस का महत्व कुछ अपना ही है। भाग्येश यदि ठीक होगा तो अल्प परिश्रम में ज़्यादा की प्राप्ति होगी। भाग्येश का साथ मिलेगा तो क्या होगा, अल्प परिश्रम और प्राप्ति ज़्यादा। तीर्थ यात्राएं, धर्म, धार्मिक कृत्य, धार्मिक एजुकेशन, ये सब यहीं से देखा जाता है। अब देखिए ये जो है ना लग्न है, लग्न से तीसरा, 1 2 3, लग्न से तीसरा जिसकी जन्म पत्री है, उसे तीसरे घर से उसकी भाई और बहन को देखा जाता है। तो जो जिसकी जन्म पत्री है वो यहाँ है, उसकी पत्नी का स्थान यहाँ है। तो लग्न से तीसरे भाई बहन को देखा जाता है जिसकी जन्म पत्री है। और यहाँ से देखिए पत्नी के स्थान से 1 2 और 3, तो पत्नी का भाई, साला का भी विचार हम यहीं से करेंगे। एक यहाँ से साला का भी विचार किया जाता है। अब देखिए 10th हाउस एक कर्म दर्शाता है। आपकी सरकारी नौकरी, प्रभुत्व कैसा रहेगा, आपका पोजीशन कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी तो कैसी नौकरी मिलेगी, किस पोस्ट पर रहेंगे, आपकी आपके जो है सो स्ट्रेंथ कितनी, बाजुओं में कितनी ताकत होगी, आपके कलम में कितनी ताकत होगी, आपका जीवन यापन कैसे होगा, ये 10th हाउस से देखा जाता है। अब हम देखते हैं 11वां हाउस। 11वां हाउस जो है ना, नॉर्मली इनकम का स्थान होता है। हम यहाँ से इनकम देखते हैं 11वां हाउस। और देखिए छठा है ना 6th हाउस, 6th हाउस यहाँ, और यहाँ से 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या है, रोग ऋण शत्रु है। तो रोग ऋण शत्रु लग्न से छठा, रोग ऋण शत्रु, और यहाँ से छठा, तो यह घर भी रोग ऋण शत्रु का स्टैंड बाई घर है। यहाँ से भी रोग ऋण शत्रु देखी जाती है। बड़ा भाई का विचार यहीं से किया जाता है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी नॉर्मली हमने बता दिया कि 2 चीज़ें इनकम देखी जाती है, बड़े भाई को देखा जाता है, और 12वां घर जिस तरह से 6 और 8 घरों को अशुभ घर में माना गया है, तो 12वां घर भी अशुभ माना गया है, क्योंकि यह व्यय का स्थान है। किसी प्रकार का भी व्यय हो, सभी प्रकार के व्यय को यहां से दर्शाया जाता है। और देखिए ये 12वां घर है, 12वें घर से 12 से बायां आंख, बायां आंख की पोजीशन क्या रहेगी यहां से देखते हैं। व्यय आपका अच्छे कर्म में होगा, बुरे कर्म में होगा, केस मुकदमे में होगा, फौजदारी में होगा, लड़ाई में होगा, थाना में होगा, ये बताएगा। या आपका एक्सपेंडिचर धार्मिक कृत्यों में होगा, धार्मिक कार्य करने में आपकी धन को खर्च करेंगे, ये बताएगा। और जितने भी व्यय होंगे, नॉर्मली ये व्यय जो है अच्छे स्थान नहीं है, इसलिए हम इसको जितने बोलते हैं ना, जितने भी व्यय होते हैं जिसका सदुपयोग कम होता है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, पुलिस केस, आँख इत्यादि जो हम देखते हैं, यहीं से ये 12वें घर से हम व्यय की कल्पना करते हैं कि कितना व्यय होगा। अब देखिए धार्मिक शिक्षा यहीं से, धार्मिक अनुराग यहाँ से, धार्मिक तीर्थ यात्रा यहाँ से, और धर्म पर जो खर्च होगा तो यहाँ से होगी। ये धर्म का स्थान है। यदि कोई आप धार्मिक कृत्य करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये बताएगा कि कितना धार्मिक है और कितना आप जो है सब धर्म के प्रति रुचि रखते हैं। अब देखिए इस 12 घर में 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बताया पहले कि ये तीसरा जो है सो आयु का है, और 8वां जो है सो आयु का है, और ये मृत्यु का भी है। बाकी मृत्यु किस तरह से मृत्यु होगी ये बताता है। अब देखिए जैसे हमने लग्न की 12वें घर की व्याख्या की, तो यह घर व्यय घर है। तो लग्न से घूमते 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 12वें में आ गए तो व्यय हो गई। अब आयु का व्यय कहाँ से होगा? अब इसके घूमते घूमते हमने 12वें आ गए यहाँ पर, इसलिए ये घर भी मारक घर है, ये मारक घर है। हमारे मुनीषियों ने इसको मारक घर बताया। और 8वें घर से जब आयु देखते हैं तो 8वें का व्यय 12वां, ये भी मारक हो गया। अब इसमें हम आपको 2 चीज बताना चाहते हैं, केंद्र और त्रिकोण। देखिए 1st, 4th, 7th एंड 10th, 1st, 4th, 7th एंड 10th, ये जो हाउस है ना, इसको केंद्र बोलते हैं। पहला हाउस, ऐसा नहीं जहां पहला 1 लिखा उससे हम कोई मतलब नहीं है, हम घरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भाव की बात कर रहे हैं। पहला हाउस 3 नंबर लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ये पहला घर है। तो 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, इसको बोलते हैं केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं। और त्रिकोण, त्रिकोण को हम बोलते हैं 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, इसको बोलते हैं त्रिकोण। चार केंद्र हो गए, 3 त्रिकोण हो गए। लेकिन देखिए अब यहां 1st हाउस केंद्र में भी है और 1st हाउस त्रिकोण में भी है। तो अब इसकी आगे व्याख्या हम बताएंगे कि इसकी व्याख्या कैसे होती है, कि कब 1st हाउस त्रिकोण का मान देता है और कब केंद्र का मान देता है। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम देते हुए पुनः मैं आपसे अगले बार मिलूंगा और फिर ज्योतिषी के कार्यक्रम में
कुछ विशेष वार्ताएं मैं करूँगा आपसे।